ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसदों ने दिल्ली की बैठक में हिस्सा नहीं लेकर फिर से बागी तेवर दिखाया। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर इन बागियों की शिकायत की है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि टीएमसी के बाद अब शिवसेना उद्धव गुट टूटने की कगार पर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में केपी मौर्य और ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में टूट की खबरों को हवा दे दी। विपक्ष से बीजेपी की जोड़तोड़ की राजनीति बता रहा है। ऐसे में सवाल है कि टीएमसी शिवसेना यूबीटी के बाद क्या समाजवादी पार्टी टूटने वाली है? 2027 से पहले क्या यूपी में बड़ा खेला होने वाला है? क्या कांग्रेस में विलय ही क्षेत्रीय दलों के पास अंतिम विकल्प बचा है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। परिवार के लोग जो 4-5 लोग हैं उन्हीं को छोड़ दीजिए, तो सारे लोग तो इनका साथ छोड़ने को तैयार हैं। सब लोग दुखी हैं। खुद अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो डरपोक है वो चले जाएं। सपा में तो अभी 25-26 साल तक टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते वो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। शिवसेना जैसे अपने माँ से बेईमानी करना चाहते हैं, शिवसेना माँ है हम सब, बेईमानी करना चाहते हैं तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जो चाहे वो कर लीजिए। राहुल गांधी का हाथ मजबूती से थामेंगे तो इस दलदल से बच पाएंगे। तो देश बचना चाहिए और कांग्रेस के साथ बच सकता है। ये भूमिका अब सब राज्यों की जो पार्टियां उनके समझ में आ गया है। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं आरपी सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता। अनंत विजय सर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसबीएसपी के स्पोक्सपर्सन हैं। इंतखाब फारूकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना यूबीटी के नेता हैं। और थोड़ी देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बड़ा पैनल, इसलिए मैं सभी मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि संक्षेप में आप सभी अपनी अपनी बातें रखें। मैं इंतखाब फारूकी जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। आप लोग तो ये कह रहे थे कि कोई ऑपरेशन टाइगर नहीं हो रहा है, हम ऑपरेशन वुल्फ करने वाले हैं। ये क्या हो गया है? कौन सा ऑपरेशन हो गया? देखिए, अभी तक तो कुछ ऐसा ये है नहीं। देखिए, जो जाने वाले हैं उनको तो कोई रोक नहीं सकता। ये तो दुनिया का कटु सत्य है। जो आया है वो जाएगा, जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया आज तक। जी, और हम यही चाहते हैं कि अभी जो जुड़े हुए जो उद्धव जी के साथ में, वो बहुत मजबूती के साथ जुड़े। ठीक है, अगर जिनको जाने की इच्छा है तो उद्धव जी ने भी साफ कहा है कि जो जाना चाहते हैं उनको तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मातोश्री एक ऐसी जगह है और उद्धव जी एक ऐसे नेता है कि वहां पर 2 जाते हैं तो कई आते हैं और वहां पर हमेशा ये फूल खिलते रहते हैं। तो इस तरीके से उनको कोई इस बात का उनको टेंशन नहीं है। उनको पता है कि आने वाले समय में हम मजबूती से आगे आएंगे। हम महाराष्ट्र की जनता उनको चाहती है और वो अच्छे तरीके से अपनी एक ताकत फिर से बनाएंगे। नहीं, जब संख्या बल ही नहीं बचेगी तो फिर ताकत कहां से आएगी? नहीं, देखिए, आने वाले ये तो अभी वक्त की बात है। अभी जो हुआ वो ठीक है, जो भी बात हुई है या जो नेता अगर जाना चाह रहे हैं और जा रहे हैं, अभी तक तो उसका कुछ कंफर्मेशन हुआ नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी के सब जाना चाह रहे हैं। उसमें से अगर 2-1 की बात है जो जाना चाहते हैं तो वो देखा जाएगा, जो कंफर्मेशन होगा। अभी तो फिलहाल उद्धव जी के साथ में भी टच में है सारे लोग। तो एक समय की इंतजार है कि हम देखें कि क्या फाइनल अपने हमारे सामने एक पिक्चर आती है। उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। मैं देख रहा हूँ सुशी बिन शाह भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, वो थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमें। मैं एसबीएसपी में पीयूष जी आप ही के पास आना चाहूँगा, क्योंकि अब एक नए सूबे में एक हवा दे दी है ओपी राजभर जी ने।
पता नहीं उनको कहां से ये पता चला है कि समाजवादी पार्टी टूटने वाली है, जबकि उन्होंने जिन बलिया के लाल का जिक्र किया या इशारा किया उन्हीं की तरफ से खंडन आ गया। कह रहे हैं कि जरा हद में रहें ओपी राजभर। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आवाज नहीं आ रही आपकी। समाजवादी पार्टी आवाज नहीं आ रही है जी, बोले। हेलो, हाँ अभी आ रही है आवाज, बोले। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ प्रत्युष जी, देखिए कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं राम गोपाल जी, अभी कुछ दिन पहले वो केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मिले और उनकी जेब में एक चिट्ठी डाली कि देखिएगा ये हमारे पार्टी के कुछ ऐसे सांसद हैं जिनकी काली करतूतें सबको पता, इनमें से हम नहीं हैं, तो हमको बचाए रखिएगा, हमको पे दया दृष्टि नहीं। तो कई लोग कह रहे हैं कि वो तो वीडियो काफी पुराना है, वो तो कोई लोग कह रहे हैं वो तो वीडियो काफी पुराना है और जिसको पार्टी में टूट फूट करेगा ऐसे दिखा के करेगा, बिल्कुल चिट्ठी दे के सब ओपनली। नहीं, वो चिट्ठी क्या थी कि ये जो सांसद हैं ये खनन घोटाले में है, रिवर फ्रंट घोटाले में है, इन्हीं सब को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कल एक बयान जारी किया, जिसको आप दिखा भी रहे हैं ट्वीट के माध्यम से, कि समाजवादी पार्टी में भी भगदड़ उतनी ही तेजी से है जितनी कि आपने महाराष्ट्र में देखा, जितना कि आपने पश्चिम बंगाल में देखा। उसी सब बातों को लेकर उन्होंने एक बात कोट करी थी बलिया के लिए। हाँ। और आज मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि माननीय अखिलेश जी ने सुबह फोन किया बलिया के सांसद को, माननीय ट्वीट भी किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, और यह बात कही पूछा कि क्या मैटर चल रहा है, क्या है। तो जो अभी अखिलेश जी गए थे, लंदन घूम के आए हैं, जो अपना काला लाल टोपी का जो काला धन है उसको गोरा करने के लिए जुगत फिराक में थे, उन्हीं सब बातों को लेकर कुछ सांसद ऐसे हैं कि जो जिनकी नाव मझधार में फंसी हुई है, उन सबको छोड़कर बाकी एक मजबूत धड़ा समाजवादी पार्टी का एनडीए भाजपा के संपर्क में है और आगामी दिनों में आप देखेंगे कि वह भाजपा के साथ अग्रसर होगा। मतलब आपको पूरे अंदर की खबर आपको पता है, समाजवादी पार्टी को नहीं पता, आप ही को पता है कि कौन कौन आने वाला, नाम भी शायद आपके पास होगा। आरपी सिंह जी, एक ही केपी मौर्य जी ने कहा है कि 25 से 26 सांसद तो हमारे संपर्क में है और वो कभी भी टूट सकते हैं, लेकिन हम तोड़ना नहीं चाहते। तो ये क्या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी टूटने वाली है? आरपी सिंह जी, एक बड़ा सूबा, अगला चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में 2027 में है। आरपी सिंह जी, देखिए प्रत्युष जी, मोटी बात समझिए, ये जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, वह ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी हो, वो लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज यादव, रोहिणी आचार्य हो, वो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे हो, या उनके साथ उनका एक स्पोक्स पर्सन जोड़ लें, एक तीसरा संजय राउत जोड़ लें, तो इनके अलावा ये पार्टियां हैं, ये पार्टियां सबकी सब परिवार, भ्रष्टाचार और अवसरवाद के चक्कर में झुलती हुई हैं और इससे आगे निकलने को तैयार नहीं। इसके चलते हुए जब मौका मिलता है लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना राजनीतिक रास्ता खोजते हैं, क्योंकि कब तक वह परिवार की चाटुकारिता, कब तक वह अपने मन दबाते रहे, अपना गला घोटते रहे। और इसी के चलते आज जो बंगाल में हुआ वो इसी के चलते वो जो छोड़कर जा रहा है। तो क्या जो बंगाल में हुआ, क्या जो महाराष्ट्र में हो रहा है, क्या वो उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है? नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मैं ऐसे आपको गलत बयानबाजी करूं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में। नहीं, ओपी राजभर जी का बयान है, केपी मौर्य उनका बयान है। देखिए, उनके पास जानकारी होगी, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, मेरे पास कोई जानकारी नहीं कि उनके कौन से लोग हैं, कौन क्या लोग हैं। परंतु जो मैं एक बात, मूल बात वापस कह रहा हूँ, क्या पार्टी अखिलेश यादव जी की पार्टी में सिर्फ परिवार के अलावा कुछ और लोग दिखते हैं क्या? उनके जो कोर कमेटी में उनके महामंत्री या उनके पत्नी के अलावा जो सबके सब तो परिवार के लोग ही चलाते हैं पार्टी। तो इस कारण से दिक्कत है आज। वो हो सकता है लोग उससे तंग आए हो, जिस प्रकार से लोग अभिषेक बनर्जी से तंग थे, जिस प्रकार से लोग आदित्य ठाकरे से और उद्धव ठाकरे से दोनों बाप बेटे से तंग थे, उसी प्रकार से भी तंग हो सकते हैं। ठीक है, दीपक झा, रिपीट करो, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। दीपक झा जी, मतलब कांग्रेस ने अपनी बड़ी सी छतरी खोल ली, सबको कहा कि उस छतरी के नीचे आ जाओ, लेकिन जो आपके सहयोगी दल जिनको छतरी के नीचे आना था, उन सहयोगी दलों के बागियों ने कोई और रेनकोट पकड़ ली। ये क्या हो गया? आप छतरी खोले खड़े रह गए, बाकी लोग खिसक लिए। देखिए, लोकतंत्र की छतरी है और लोकतंत्र ही सबका छत्र है और लोकतंत्र ही सबका शान है। लेकिन जो लुटेरे हैं, जो बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की आपने कहानी सुनी होगी, जो लोकतंत्र के
जो भारत माता के, जो राम मंदिर के नाम पे चुन के आते हैं, और भगवान राम के मंदिर का चंदा भी जहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो देश की सुरक्षा की बात करते हैं, वो छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की बात करते हैं, वो किसानों की बात करते हैं, वो युवाओं की बात करते हैं। 12 साल हो गए इनको जुमले देते हुए, लेकिन सुरक्षा किसी को नहीं दे पाए। बस अब एक ही कमाल बाकी है कि मोदी जी जाइए, तालिबानियों के गले लग जाइए और कहिए ये भी तो मेरे पुराने दोस्त हैं, इनसे मेरा पुराना बचपन का नाता है। दीपक जी मुद्दे पर आइए, दीपक जी मुद्दे पर आइए ना जी। ये जो पार्टियों के अंदर 2/3 बगावत हो रही है जी। मैं 2/3 फ्रैक्शन नहीं कह रहा हूं, 2/3 बगावत जी। अब इसमें आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते अगर 2/3 लोग निकल रहे हैं। मैं आज आपके मंच से प्रत्युष जी, आप एक बात बताइए, भाजपा प्रवक्ता और इनके नेता और मंत्री आज ये कह दें खुले मंच से कि इन सांसदों का हम समर्थन नहीं लेंगे किसी भी मंच में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न सड़क पे, न संसद में। फिर मैं बताता हूं इन सांसदों की मजाल क्या है कि ये पार्टी तोड़ सके। ये पार्टी अगर कोई तोड़ रहा है उसके पीछे मोदी का मौन समर्थन है, और मौन समर्थन इसलिए है क्योंकि इनको अपना डीलिमिटेशन का बिल पास करना, मैं आपको बता रहा हूं आज क्या इनकी हैसियत है यहाँ पे भाजपा नेताओं की और भाजपा प्रवक्ताओं की कह सके कि हमें किसी का समर्थन नहीं लेना है। क्या ये अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बोल सकते हैं हम चिमटे से नहीं छुएंगे? बोलेंगे क्या? किसी का मजाल नहीं है। मैं इसीलिए एक शेर बोलना चाहता हूं आपके प्रत्युष जी, कुर्सी की मोहब्बत में क्या क्या कमाल है, जनता बेहाल और मोदी जी माला माल हैं। हर चुनाव में बदल जाते हैं इनके नारे, कहानी वही पुरानी बस साल नया है। तो नए साल आरपी सिंह जी मतलब ये बड़ा गंभीर आरोप है कि भले आप कहें कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन पर्दे के पीछे आप ही हैं। ये बोल दे यहाँ से आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी को दीपक जी डिलिमिटेशन के नाम पे हम समर्थन नहीं। आरपी सिंह जी अभी हाल में डीएमके के कंधे पर चुनाव जीता, 5 विधायक जीते डीएमके कंधे पर। इनकी अपनी औकात नहीं है वहां पर कि ये जीत सकते थे 5 विधायक के चुनाव। आपकी क्या औकात है बताइए ना। नीतीश कुमार के साथ तो आप गलतियां नहीं करने जा रहे थे। अच्छा तरीका नहीं है। दीपक जी एक एक करके बोले ना कि जब आप कह रहे थे वो सुन रहे थे ना, जब आप कह रहे थे वो सुन रहे थे ना, एक एक करके। आरपी सिंह जी पता क्या, शीशा बड़ा बुरा लगता है देखने में, जब शक्ल बुरी हो तो शीशा भी बुरा लगता है देखने में। मत देखा करिए, 5 विधायक बहुत वादे किए हैं आपने, अपनी शकल मत देखिए, जनता के सामने मत जाइए। जनता सड़क पे बैठी है डंडे लेके, बच्चे खड़े हैं डंडे लेके आपके लिए, आपका शकल बिगाड़ देंगे। दीपक जी अपनी बारी में बोल लीजिएगा। आरपी सिंह जी आप बोले, कंटिन्यू। तो डीएमके ने कहा कि हमारी पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया। अगर ये 5 लोग नहीं जाते तो सरकार नहीं बनती थी टीवीके की। उमर अब्दुल्ला से पूछ लेना चाहिए क्या कहना उमर अब्दुल्ला का कांग्रेस के बारे में, क्या सोच है उनकी। ममता बनर्जी की चुनाव हारने से पहले क्या सोच थी और राहुल गांधी की क्या सोच थी ममता बनर्जी के बारे में, जरा उसके बारे में चिंता कर लेनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग क्या कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में, जरा उसके बारे में बात कर लेनी चाहिए। ये जो का चुनाव हुआ, जरा उससे आगे चले। लेफ्ट की पार्टी क्या कह रही है केरल के अंदर इनको लेकर। आरपी सिंह जी टोका नहीं आपको। आरपी सिंह जी इनका सवाल था कि आप एक बार मना कर दें कि हमें आप जो भी बागी गुट है, जो अलग उन्होंने गुट बना लिया, उनका समर्थन हम नहीं लेने वाले, हम इस खेल में नहीं है और उनका समर्थन भी नहीं चाहिए, ये आप कह दें। हमने मैं बात करता हूं, वो अपना गुट अपनी मर्जी से बना रहे हैं, वो अपना रास्ता अपने आप चयन कर रहे हैं। अब वो अपना रास्ता चयन करने के बाद वो जो अपने विचार से जिससे छिटक कर अलग अपना गुट बना रहे हैं, अब वो उनके हिसाब से अपने हिसाब से वो चीजें तय करेंगे। हम कैसे उनको कहते हैं गलत है। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं उससे पहले दीपक झा जी अभी आपने थोड़ा ये कांग्रेस पार्टी थोड़ा है अभी यहाँ पर सिर्फ राहुल गांधी आपने कहा कि अभी आपने कहा ना कि ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, देख लीजिए कहां से किनका समर्थन मिल रहा है। 2019 में जब बीएसपी आपकी सरकार को समर्थन दे रही थी, आपने सारे के सारे विधायकों को मिला लिया, और जो आप लोकतंत्र के हत्यारे और जोड़तोड़ कर रहे हैं, उस वक्त सारे बीएसपी के विधायकों को अपने में मिलाने के बाद बयान आता है उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, प्रदेश को नए विकास पथ पर ले जाएंगे स्थायी सरकार के लिए, राज्य के हित में। बीएसपी विधायकों का यह फैसला स्वागत योग्य है
उनकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, हम सब मिलकर राजस्थान को विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। मतलब जब आप मिलाएं तो वो राज्य का हित, आप मिलाएं तो विकास का मॉडल, आप मिलाएं तो सब सही, दूसरे अगर चले आए या मिल गए तो सब गलत। ऐसा कैसे होगा दीपक बाबू? प्रत्युष जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। आपके जैसा सॉलिड पत्रकार सॉलिड सवाल पूछता है, हुआ ना? दिल खुश हो गया। मैं बताता हूँ, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन लेके आया था? अरे छोड़िए ना सर, आप ही लेकर के आए, आप ही लेकर के आए, बता रहा हूं, कांग्रेस लेकर के आए। लेकिन आपने लेके, अब सुनिए तो, अब सर सुनिए ना, एक सेकंड, आपने कहा आप लेकर के आए, अच्छी बात है, आप लेकर आए ना, आप लेकर आए। एंटी डिफेक्शन लॉ के बाद 2019 में तो ये आप ही ने किया ना। सुनिए तो सही, 1947 में देश आजाद हुआ, अब 47 में पहुंच गए, सीधे 2019 से कूद के 47 में। तो 1947 से देश आजाद हुआ। जब देखे कि दल बदल और करप्शन का, भ्रष्टाचार का खेल बढ़ता जा रहा है, तो माननीय और आदरणीय राजीव गांधी जी ने एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए। देश को जरूरत थी उस समय उस कानून की। आज एक और कड़े कानून की जरूरत है। तो मेरा उत्तर लेने इस बात का हुआ 2019 में, 2020 में हुआ, मैं किसी को गलत और कहीं सही नहीं ठहरा सकता, क्योंकि लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी एक कड़ा कानून बनाने का दिल दिखाएंगे? क्या आरपी सिंह जी देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि एक बड़ा पैनल है, सबको संक्षेप में अपनी बात करें। आरपी सिंह जी, तो मैं तो कह दिया कि 2019 को देखते हुए, 2024, 25, 26 को देखते हुए, आरपी सिंह जी, क्या भाजपा एक कड़ा कानून बनाने की कोशिश करेगी? आरपी सिंह जी जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों को करूंगा। 90 बार सरकारें कराई इन्होंने, 90 बार। आप क्या कर रहे हैं भाई? की सरकार नहीं कर सकता है। 2012, 13, 14, 15 कर्नाटका, ये संजय राउत का डुप्लीकेट कहां से ले आए हो? मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। संजय राउत का क्लाउड कहां से ले आए हो आप लोग? आप करते हैं, आपने किस तरीके से संजय राउत की हाथ से मत मारो दीपक भाई, संजय राउत की हाथ से मत मारो, सुनने की शब्द रखो। राजन का आपने पर्चा निरस्त करवा दिया। अनंत विजय सर को लाइएगा स्क्रीन पर। अनंत विजय सर, ये लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है दल बदल पर। मेरी बात पूरी नहीं है। ये अब 2 तिहाई के साथ अगर कोई दल छोड़ रहा है तो चाह करके भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आज के समय में दल बदल जो कानून है वो प्रासंगिक नहीं रह गया है, इसमें बड़े बदलाव की गुंजाइश है? मुझे नहीं लगता ऐसा कि दल बदल कानून में किसी बदलाव की गुंजाइश है प्रत्युष जी, क्योंकि दल बदल कानून जो 85 में बना और फिर वो आगे जाके उसमें अमेंडमेंट करके 2 तिहाई वाला क्लॉज जोड़ा गया था, तो उस लिहाज से ये क्लॉज बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 तिहाई अगर आपके पास से कोई चला जा रहा है तो इसका मतलब कोई बड़ा कारण होगा। कोई छोटे मोटे कारण से नहीं जाते ना। अब ये छोटी पार्टियां इसलिए 2 तिहाई, ऐसा लगता है कि 9 में 6 चले गए। अब तो देखिए महाराष्ट्र सरकार के इंटेलिजेंस विभाग की जो वायरलेस मैसेज फ्लैश हो रहा है उसमें 5 सांसदों के नाम भी 6 सांसदों के नाम भी आ गए, जिनमें 3 के नाम संजय से हैं और चौथा संजय नाराज हो रहा है। तो इससे मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को देखते हुए पार्टियों को पहले इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए अपने बारे में, अपनी नीतियों के बारे में, अपने कार्यक्रमों के बारे में और नेताओं की नेतृत्व क्षमता के बारे में। कांग्रेस पार्टी से कोई क्यों नहीं जा रहा टूट के? अभी कल परसों देखिए श्रीमान राहुल गांधी ने इतना अच्छा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जा रहे वो रास्ता खुला हुआ है, चले जाइए। और उन्होंने, हालांकि उन्होंने एनालॉजी गलत ले ली, फिडेल कास्ट्रो का उदाहरण दिया उन्होंने। अब फिडेल कास्ट्रो अगर उनके आदर्श होंगे तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बात उन्होंने बहुत सॉलिड कही। एक और सवाल अनंत विजय सर, बीजेपी पर इन दलों को, रीजनल पार्टीज को तोड़ने का आरोप लग रहा है, लेकिन अगर रीजनल पार्टियां टूट रही हैं तो इसकी दूसरी लाभार्थी कौन सी पार्टी होगी? देखिए, जो सत्ता में है लाभ उसको मिलेगा। और दूसरी नेशनल पार्टी कौन सी, दूसरी लाभार्थी कौन हो सकती है? अगर क्षेत्रीय छत्रप सिकुड़ते जाएंगे तो फायदे में कौन रहेगा? अरे ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना, कांग्रेस पार्टी लाभ में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी का मतलब एक तरीके से कह रहे हैं कि वो पुनर्जन्म जैसा होता प्रतीत हो रहा है, और कांग्रेस के नेतागण शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक उत्साहित है इस बात को लेकर। और राहुल गांधी कह भी रहे हैं कि हम सब में एकता नहीं, एकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा है भाई, कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि आ जाइए राहुल गांधी के बैनर तले, उनके नेतृत्व के तले। सभी लोग कह रहे हैं। स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं। कहा कि एक छतरी दी है, उस छतरी में अब कितने लोग आते हैं ये छतरी के क्या कहते हैं क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। मैं स्वयं पुरोहित जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो जिसको जाना है उसको तो जाना है,
उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो कटु सत्य है दुनिया का। लेकिन जो अब टीएमसी में आपके पास बच गए हैं, जो ऑफर कांग्रेस की तरफ से है कि आ जाइए कांग्रेस में विलय कर जाइए, क्या ऐसा कुछ मन बना रही है टीएमसी? नहीं, देखिए वो तो नहीं, मर्जर का कोई सवाल नहीं उठता है, मर्जर की स्थिति नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, विलय नहीं हो रहा है। मगर हाँ, इंडिया अलायंस के साथ हम लोग हैं। इंडिया अलायंस की संरचना जब हुई थी तो ममता बनर्जी ने उस गठबंधन का नाम दिया था। तो इंडिया अलायंस की जो, हाँ नहीं ठीक है, उसके बाद भी हम साथ में लड़े हैं। बंगाल की बात जब भी होती थी तो ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव, बंगाल में टीएम से बीच में चली जाती है, फिर ज्वाइन। आप बीच में क्यों बोल रही है? आप बीच में क्यों बोल रही है? आपकी बारी नहीं आएगी क्या? थोड़ा धीरज रखिए बहन जी। जिस प्रकार आपका समय, जिस प्रकार की, अरे आपका, अरे तो वो मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मैं अपनी बात तो खत्म कर दीजिए, फिर आप अपना समय में रखिएगा। देखिए प्रत्युष जी, देश एक काले खड्डे में है, खड्डे में गिरा हुआ है। डेमोक्रेसी की हत्या हो चुकी है देश के अंदर में। लोकतंत्र को एक घोटा बना करके ज्ञानेश कुमार जी, आप देखिए ज्ञानेश कुमार जी उस कमेटी में भी है जहां पर राम मंदिर के 200 करोड़ के रुपए चंदे की चोरी हो रही है। सर, अब उस कमेटी में भी ज्ञानेश कुमार जी है। 2 तिहाई सांसद जा रहे हैं तो उसमें ज्ञानेश कुमार क्या करेंगे सर? अब 2 तिहाई सांसद इलेक्शन विधायक जा रहे हैं तो ज्ञानेश कुमार का कहां? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सुनिए ना, फिर ये बीच में बोल रही है आप। अरे ये क्या आप जबरदस्ती आप आ रहे हैं? आपका बंगाल में दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं, आप जबरदस्ती बोल रही है। सिंधे ग्रुप, अरे आप तो बगावत कर दिए, करिए ना। आपको किसी की नौकरी करनी है? अरे भारत के लिए आप महाराष्ट्र को बेच के खा रहे हैं। जी ने साफ अपना स्टैंड, स्वयं पुरोहित जी आपने बिल्कुल साफ स्पष्ट अपना स्टैंड रख दिया कि भले टीएमसी में कोई रहे ना रहे, 2 संख्या रह जाए, 3 रह जाए, लेकिन आप कांग्रेस में विलय नहीं करेंगे। स्टैंड आपका बिल्कुल साफ है। सुशीबेन शाह जी, शिवसेना यूबीटी ने कह दिया, शिवसेना यूबीटी ने कह दिया कि जिसको जाना है वो चले जाए, जो असली शिव सैनिक है वो उद्धव के साथ है, जो शिव सैनिक नहीं है वो जिनको जाना चले जाए। तो मतलब ये जो टाइगर वाली बात संजय राउत बार बार कह रहे थे कि सब टाइगर हैं, तो आप ये आपके पास जो आ रहे हैं वो टाइगर नहीं तो फिर क्या है? इतनी आप किसे ले रही हैं अपनी पार्टी में? इतनी हास्यास्पद बात है। और मैसेजिंग आप देखिए उबाटा का, जो नेता सिर्फ फेसबुक लाइव होता है और उनके एमपी फिर ऑनलाइन ही रहेंगे उनके साथ, ना घर छोड़ा मातृश्री में, ना बाहर जाते हैं, ना कार्यकर्ता को मिलते हैं। और ये शिकायत सबसे है। उनके प्रिंस भी जो राजकुमार बने बैठे हैं वो भी अपने घर में सुरक्षित है, एसी रूम में है, और कार्यकर्ता रास्ता में एमपी रास्ते में घूम रहे हैं। अभी ये 6 एमपी हैं, वो पूरे सालों से जिला परिषद से लेके ग्राम पंचायत से लेके कॉरपोरेशन से लेके विधानसभा से लेके आज एक उच्च स्तर पर पार्लियामेंट में बैठे हैं, राइट। ये कोई एरे गेरे नत्थु गेरे है नहीं। और ये हमारे संजय राउत जो बैकडोर एंट्री से आए, एक इलेक्शन लड़े नहीं है, उनकी भाषा देखिए, गाली देते हैं सरासर एमपीओ को। मैं तो आह्वान करूंगी एमपीओ को कि जो बचे कुचे है ना वो भी सोच लीजिए, ऐसी पार्टी में आप चल नहीं सकते। तो आपके नेता जो फूल बरसाते हैं, आपके नेता भी जो आप सुन लीजिए, ये जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे मेरे भाई कि आप ऐसा स्टेटमेंट दीजिए कि आप लेंगे नहीं। अरे भाई, विकसित भारत के लिए, विकसित महाराष्ट्र के लिए हम क्यों लोगों को नहीं लेंगे? लोग जुड़ना चाहते हैं मोदी जी के साथ, मोदी सरकार के साथ, ऐसी सरकार के जो विश्व के विश्वास के पात्र है, प्रगति के पात्र है, प्रगति के पथ पर चल पड़ी है। और क्या बात कर रहे हैं आगाड़ी बिगाड़ी। 2 दिन पहले राहुल गांधी ममता जी को मोस्ट करप्ट लीडर डीएमके के साथ हाथ मिलाई हो रही थी, और आज सबसे बड़ा उनका जो शत्रु हो तो वो डीएमके है। यानी ये जो कंफ्यूजिंग है ना मैसेजिंग, वो चल नहीं पाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। सुशीबेन शाह जी आपने कहा कि ये विकसित भारत के लिए, विकसित महाराष्ट्र के लिए, उन्नत महाराष्ट्र के लिए क्यों नहीं मिलाएंगे? जो आएगा सब मिलाएंगे। 2019 में यही बात तो कांग्रेस कह रही थी कि राजस्थान के हित में, राजस्थान के विकास के लिए बीएसपी के विधायक हमारे साथ आ गए, क्यों नहीं मिलाएंगे? तो वो अपने विकास की बात कर रही थी, आप अपने विकास की बात कर रहे थे। सबसे अहम प्रश्न है कि ये लोग आपको लाया गया है, लोगों ने पसंद किया करके उनको चुन के लाके दिया उनके क्षेत्र में। इतने सालों से शिवसेना जो है, बाकी मेहमान भी है, मैं उनका भी रुख कर रहा हूँ। जल्दी से सैयद मसूद को भी लाइएगा स्क्रीन पर, जल्दी से। सैयद मसूद जी
बंगाल पर काफी चर्चा हो गई, महाराष्ट्र पर काफी चर्चा हो रही है और अभी हो भी रही है, लेकिन अब इसमें नए स्टेट की एंट्री हो गई है, यूपी। समाजवादी पार्टी में बिखराव होने वाला है क्या? बगावत होने वाली है? देखिए, ऐसा है कि केशव प्रसाद मौर्य को तो पहले ही समाजवादी पार्टी ऑफर दे चुकी है कि वो अपने साथ 100 विधायक छोड़ के लाएं और पीएम बन जाएं। और ये वाली बात, ये सब मजाकिया बातें हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। और समाजवादी पार्टी का एक एक नेता जो है वो काफी हद तक मैं समझता हूँ अखिलेश यादव जी के साथ है और वो उससे भटकेगा नहीं, क्योंकि वो नेता नहीं है जो क्या नाम पैसे दे करके या पैसे वाले लोग हों। वो सब जमीन से उठे हुए लोग हैं जो पहले कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता के बाद वो नेता बने हैं। देखिए मसूद साहब अभी आपने नहीं सुनिए ना मसूद साहब, ऐसे ही कॉन्फिडेंस ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी दिखा रहे थे, सेम कॉन्फिडेंस संजय राउत भी दिखा रहे थे, कह रहे थे सभी सांसद हमारे टाइगर हैं, कोई छोड़ के नहीं जाएगा, और सब के सब धीरे से खिसक लिए। विश्वास अच्छी चीज है, आत्मविश्वास खतरनाक होता है। संजय राउत का मानसिक बंगाल के अंदर जहां तक मेरा एनालिसिस है, वहां पर टीएमसी को हराने में बहुत बड़ा हाथ कांग्रेस का रहा है, माफ कीजिएगा, ये हमने देखा है, ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है। वहां पर अगर कांग्रेस थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाती और चुनाव के अंदर ममता बनर्जी को साथ लेकर के नहीं, अभी आप बंगाल छोड़ दीजिए मसूद साहब, आप उत्तर प्रदेश में ही रहिए। मैं बता रहा हूं ना, तो वो काम वहां पर कुछ दूसरे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। और भाजपा के पास तो पीयूष जी मतलब बिना चिंगारी के आप हवा दिए जा रहे हैं, पीयूष जी मतलब बिना चिंगारी के हवा दिए जा रहे हैं। अरे प्रत्युष भाई जो आपने राजनीतिक विश्लेषक बैठाए हैं सैयद मसूद जी, ये शायद भूल रहे हैं कि मनोज पांडे कहां से आए थे, कौन छोड़ के गया पार्टी को? अभय सिंह किसने पार्टी छोड़ी? सब सपा में थे। केवल मनोज पांडे को अरे निकाला नहीं घंटा गया था, आपको कुछ जानकारी नहीं, पता नहीं कहां से आप राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हैं। क्रॉस वोटिंग किया था उन्होंने, जाके जानकारी अपनी बढ़ाइए, फिर आइए यहाँ पे ज्ञान देने। पहले आप अपनी खुद अपना ज्ञान अर्जित करिए, फिर आइए। क्रॉस वोटिंग करी थी और उन्होंने निकाला नहीं था, खुद निकल के चले आए थे, समझिए बात को पहले। नंबर एक। नंबर दूसरी बात कि आप केवल आप राजनीतिक विश्लेषक हटा के आप सपा का प्रवक्ता लिखिए तो आप पे ज्यादा अच्छा बैठेगा। बट अगर इतने ही आपको हमदर्दी है, इतने ही आपको लगता है, तो बताइए ना कौन सी चिट्ठी दिया गया अमित शाह जी को? रामगोपाल जी ने कौन सी चिट्ठी दी अमित शाह जी को? वही चिट्ठी दिया जिसमें उनके लाल टोपी के काले कारनामे का जिक्र था, चाहे वो रिवर फ्रंट घोटाला हो, खनन घोटाला हो, यादव भर्ती आयोग का घोटाला, इन्हीं सब जानकारी को लेकर अमित शाह जी को रामगोपाल जी ने चिट्ठी दिया। और प्रत्युष भाई एक बात आपको बताता हूँ, जैसे कि कल तक संजय राउत जी की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी थी ना, संजय राउत जी की कैसे वो गाली दे रहे थे और कह रहे थे कट मत करना। ठीक इसी प्रकार इनको एक शायरी सुनाता हूँ, मीर जी की है, इब्तदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये जो कहा गया ना कल, इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश रोहित अग्रवाल को बुलाइएगा जल्दी से। रोहित अग्रवाल जी, क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बगावत की सुगबुगाहट हो रही है समाजवादी पार्टी में? रोहित अग्रवाल जी, देखिए प्रत्युष भाई, स्थिति पूरी साफ है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर टूट हुई है पीछे भी, जैसे हमने देखा है कि कैसे उनके विधायक टूट के गए थे, ये समाजवादी पार्टी को खुद मनन करना चाहिए। क्योंकि आज आप देखिए बात करते हैं कि हमारा गठबंधन है कांग्रेस के साथ, परंतु हो क्या रहा है? इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं इनसे, भाई हमारा गठबंधन हम 170 सीटें लेंगे। और यहां पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उनको निरंतर गालियां दे रहे हैं। तो ये गाली गलौज करके उसके बाद आप कहोगे हम साथ साथ भी हैं। अभी यहां पे कोई समाजवादी पार्टी के समर्थक कह रहे थे टीएमसी का साथ नहीं दिया कांग्रेस ने, इसलिए टीएमसी हार गई। तो यही तो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो पहले आपस में ही लड़ रही है। भाई इस तरीके से बीच में बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला है। आप अपना मनन करेंगे नहीं, अपनी चिंता करेंगे नहीं, और आप खाली हर पार्टी को गालियां देते जाएंगे तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला है। अरे आपको ये भी नहीं पता है कि वहां के विधायक टूट गए और यहाँ पे बैठ के टीवी के ऊपर आप अन्य शब्द बातें कर रहे हैं कि उनको निकाला गया था। अरे किसी को नहीं निकाला पार्टी ने अभी तक, और बल्कि उनको और रास्ता दे दिया था कि जाइए आप मंत्री बन जाइए। उनको मुक्त किया था जिन जिन विधायकों को जरूरत थी। तो समाजवादी पार्टी तो खुद ही किस तरीके से काम कर रही है, ये तो उनके कैरेक्टर को दिखाई पड़ रहा है। उनके कार्यकर्ताओं को पूछना चाहिए समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से पूछना चाहिए भैया 5 यादव सांसदों को आप टिकट देते हो और 5 परिवार के, आपको कोई भी यादव बाहर का नहीं मिला, कोई कार्यकर्ता आपको बाहर का नहीं मिला,
5 यादव को आप टिकट देते हो सांसद बनने के लिए और पांचों के पांचों आपके बाहर के होते हैं। तो ये तो आपको मनन करना चाहिए ना कि जब आप इस तरीके का कर्म करोगे, जब आप पीडीए की बात करके जातियों के नाम पे प्रदेश को बांटने की कोशिश करोगे, जब आप धर्म के नाम पे प्रदेश को बांटने की कोशिश करोगे, तो यही दशा होगी ना। भाई कौन करेगा आपका साथ, कौन देगा आपका साथ? भाई सांसद आपका बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है कि आप सांसद को आप ये चाहोगे कि हम जैसे चाहेंगे वैसे हम उसको मोटिवेट करते रहेंगे। आप परिवार को बढ़ाने के लिए सांसद का इस्तेमाल करते रहोगे। पांचों परिवार के लोगों को आप सांसद बना दोगे, कितने परिवार के लोगों को आप विधायक बना दोगे? आप सांसदों को बंधुआ मजदूर समझते हो क्या कि सांसद आपका बंधुआ मजदूर है कि आप जैसे चाहोगे वैसे उसको मोटिवेट करके आप चलाते रहोगे? भाई सांसदों को तो जाना ही पड़ेगा ना देश के विकास के साथ। जातियों के नाम पे कब तक बांटोगे आप क्षेत्र? देखिए, दो तिहाई बहुमत के साथ अगर कोई पार्टी छोड़ रहा है तो अभी के नियम के मुताबिक तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या ये जो ऑपरेशन टाइगर और ऑपरेशन वॉल्फ का जिक्र किया था, ऑपरेशन वुल्फ, ये संजय राउत जी ने, क्या ये ऑपरेशन 2 तिहाई चल रहा है कि ना हिंग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा? आरपी सिंह जी। मुझे लगा शायद आपने नाम नहीं, देखिए हमारी तरफ से हम किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी पर कोई दबाव नहीं है हमारी तरफ से। अब मैंने अभी शुरू में कहा कि अगर अभी बताया ना कि एक ही पार्टी के 5 लोग सांसद हैं, एक ही परिवार के, अगर एक ही परिवार से सब कुछ होगा तो कैसे बात बनेगी? लोग नाराज़गी तो अपनी जाहिर करने के मन घुटता है या मौका मिलता है तो वो अपना रास्ता ढूंढते हैं। और ये कहते हैं नहीं हमारे सिंबल पर लड़ते, तो भैया वो अपने दम पे भी लड़ते हैं। सिंबल तो है पर उनका अपना भी दम कम होता है। और अगर इतना ही था तो आप चुनाव जीतते, आप भी चुनाव जीतते, ममता बनर्जी खुद चुनाव जीत जाती, खुद भी चुनाव हारी। तो क्या जो परिवारवाद और जो भ्रष्टाचार है वो दूसरों को मौका देता है कि वो उस पार्टी से छिटके और अपने लिए नया रास्ता ढूंढे। इंतखाब साहब, आपकी पार्टी की तरफ से जो बयान 2-3 बार संजय राउत की तरफ से आया कि ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, ये उद्धव जी की पार्टी है, जिसको जाना भाषा क्या इस्तेमाल करी उसने, संजय राउत ने भाषा क्या इस्तेमाल करी ये तो बता दीजिए सर। वो मुझे बोलना चाहिए सर। उसके बाद उस भाषा पर हम नहीं जाना चाहते सर, उस भाषा पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन व्यक्ति पार्टी में रहेगा क्या यही वजह है? क्या यही वजह है? इंतखाब जी, मेरा आपसे सवाल ये है, क्या कोई इंतखाब जी, क्या यही वजह है कि आपने कभी पार्टी के विधायकों और सांसदों को कभी उस पार्टी को अपना पार्टी समझने नहीं दिया? आपने हमेशा कहा कि ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, ये उद्धव ठाकरे की पार्टी है, जिसको जहां जाना चले जाए। तो क्या सर यही अहम पार्टी में बिखराव की वजह बना? हमेशा सबको प्यार मिला है, सबको सम्मान मिला है, सबको आदर मिला है, ऐसी बात नहीं है। इतने सालों से ये पार्टी रही है, ऐसा नहीं है। और सारे लोग साथ में काम किए हैं, सबको सम्मान मिला है। बिल्कुल उद्धव जी से भी बहुत प्यार मिला है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, समय की बात है। अगर कुछ लोगों को अगर उनका मन था कि अगर उनको कई पक्ष में जाना है या कोई भी चीज उनके सामने है तो अगर वो जाना चाहते तो उससे उनको कोई रोका नहीं जा सकता। उद्धव जी ने खुद कहा जो मेरे अगर निष्ठावान शिव सैनिक है वो हमारे साथ रहेंगे, ऐसी बात है। तो अगर पार्टी मूल विचारधारा से हिल जाए गए लोग जो तो उसमें उन्होंने पार्टी का मूल विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा थी, उससे छिटक जाए तो क्या रह गया पार्टी में? क्यों रहेगा कोई पार्टी में? बाला साहब जी की विचारधारा क्या थी ये बता दीजिए। कोई बात नहीं है। अब ये भी जो नेता थे ये सारे सब उद्धव जी के सिंबल पे ही लड़े। अच्छा, पक्ष पे विश्वास पे लोगों ने उनको वोट दिया, मतदान किया और उन्होंने उद्धव जी को देख के उनको जिताया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बात करो बाला साहब ठाकरे जी का विचार क्या था? क्या उद्धव जी बाहर नहीं निकलते हैं, पर खड़ी है क्या? ये तो गलत बात है। उद्धव जी ने बिल्कुल लोगों के बीच में आके लोगों के लिए काम किया, सेवा की। क्या कांग्रेस में दीपक झा जी, क्या कांग्रेस में विलय ही रीजनल पार्टियों के पास अंतिम विकल्प है? क्योंकि आप ही के पार्टी के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान सामने आए हैं कि कांग्रेस की छतरी तले आ जाओ, इसी में भलाई है। देखिए, आपको अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान बनना पड़ेगा, आपको अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनना पड़ेगा। आपको जिस जनता ने चुना उसके प्रति आपकी जवाबदेही होनी पड़ेगी। अगर जनता ने चुना है कि आप जाके विपक्ष में रहिए, सरकार से सवाल करिए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि सत्ता में मलाई मत खाइए।
ये आपका एक नैतिक कर्तव्य बनता है, आदर्शवादिता बनता है। लेकिन अब क्या हो गया प्रत्युष जी, एक कॉर्पोरेट जॉब की तरह हो गया कि आपको एक कंपनी में ज्यादा ऑफर आता है, दूसरी कंपनी में चले जाइए, 20% हाइक मिल गया तो 30% हाइक मिल गया तो चौथी कंपनी में चले जाइए। तो हाइक देने का काम भाजपा कर रही है, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट भाजपा बन चुकी है। मैं कहता हूं 550 सांसद, जो 500 प्लस सांसद हैं, वो सब मोदी जी आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। आप नीट का पेपर करवा दीजिए टाइम से, आप बेरोजगारी कम करवा दीजिए मोदी जी, आप भ्रष्टाचार कम करवा दीजिए, आप बिहार में पुल ना टूटने पाए ऐसा काम कर दीजिए मोदी जी, आप गैस सिलेंडर हर गरीब के घर पे मिल जाए। आपने सब्सिडी का गैस सिलेंडर 9 से घटा के 4 कर दिया मोदी जी, इसके लिए आप विधायक और सांसद तोड़ेंगे मोदी जी। मोदी जी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, ऐसा मत करिए मोदी जी, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन गरीबों के पेट पे लात मत मारिए मोदी जी। मोदी जी आप जो कहते हैं कि इस देश में एक तरफ हम गरीबी को दूर करें, आप गरीबों को गरीबी दूर नहीं करे, आप गरीबों को मार रहे हैं, आप गरीबों को दूर चाय पानी नाश्ता संजय राउत मोदी जी ऐसे देश चलाएंगे। आप 2047 की बात करते हैं, मोदी जी तो कहते हैं, देखिए प्रत्युष जी, मोदी जी का एक बहुत भाषण लेकर आए हूं आपके लिए, आज आप भी भावुक हो जाएंगे। मोदी जी कहते हैं हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, 2050 2070 की बात नहीं करना है, और फिर मोदी जी 2047 की बात करते हैं। ये देखिए, लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए भैया, 2050 में ऐसा होगा और बारे होगा तो होगा भी, हम कहाँ होंगे। इसी आंखों से सपने पूरे होते देखना है दोस्तों। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047। एक तरफ तो मजाक उड़ाते हैं कि हमें इतना टाइम नहीं चाहिए, और फिर कहते हैं 2047 भैया नीट का पेपर आज लीक हो रहा है, महंगाई आज है, आपके ऊपर महंगाई का पड़ा होगा, 10-12 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। अब तो लेकिन मूल सवाल नहीं, मेरे मूल सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने। मैंने आपसे पूछा कि रीजनल पार्टियों के पास एकमात्र अंतिम विकल्प है कि कांग्रेस में विलय कर जाए, कौन कौन विलय के लिए आ रहा है? मैंने कहा कौन कौन विलय के, देखिए अभी स्वयं पुरोहित जी ने साफ मना कर दिया, कहां जाके मिलेंगे हम कांग्रेस में, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, अलग आइडेंटिटी है हमारी। एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा यही है कि जितने दल उतने मत, मुंडे मुंडे मित्र भिन्ने, सबका होना चाहिए, सबके मत का स्वागत होना चाहिए। ठीक है, मसूद साहब से भी पूछ लेता हूं। मसूद साहब, समाजवादी पार्टी जाएगी कांग्रेस के बैनर तले, कांग्रेस के नेतृत्व तले जाएगी? मसूद साहब हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। जो जहां वहां पर है, लेकिन देश की बात होनी चाहिए, मसूद साहब राष्ट्र की बात होनी चाहिए, जनता की बात होनी चाहिए। एक सेकंड, उनके समाजवादी पार्टी जाएगी राहुल गांधी के नेतृत्व में, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी संसद के अंदर है, और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है। गठबंधन के जो नियम है, जो उसकी इंतखाब जी भी हमारे साथ है। इंतखाब जी, राहुल गांधी के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे आगे बढ़ेंगे? देखिए, अगर गठबंधन है, साथ में है, या विलय करने पर भी विचार हो सकता है? वो तो प्रमुख बताएंगे कि क्या है, क्या करना है, कैसे क्या, वो जो बैठेंगे उनके विचार होंगे वो सब। तो उसके लिए मैं तो अभी नहीं बता सकता, मैं तो एक बस छोटा सा कार्य करता हूँ। हमारे उद्धव जी ठाकरे, आदरणीय उद्धव जी साहब डिसाइड करेंगे और वो अपने उसमें डिसीजन। सुशीबेन शाह जी कुछ कहना चाह रही है? सुशीबेन शाह जी जल्दी से। जी नमस्ते। मुझे अभी एक ही महिला हूं मैं पूरी पैनल में, और अभी वुमेन्स रिजर्वेशन डिलिमिटेशन बिल होने जा रहा है, तो मुझे बोलने दिया जाए। अभी मैं एक बात बताऊं आपको, जिस प्रकार से उबाटा की हालत हुई है, कौन जवाबदार है, कौन जिम्मेदार है? जवाब नहीं पूछना चाहिए आपको उद्धव ठाकरे को कि क्यों उनके सांसद उनको छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं आपको सही कारण बनाती हूं। उनकी सोच है हम दो हमारे दो, और उनके प्रवक्ता रोज सुबह उठ के उनका भोंगू चालू हो जाता है। मैं समझती हूँ उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। अपने सांसद को वेश्या के साथ कंपेयर करने का, अपने सांसद को गाली बकना। सर एक बात तो सभी पार्टियां मानेंगी कि अगर पार्टी से टूट करके 2/3 लोग अगर कहीं जा रहे हैं, तो ये पार्टी के लिए सोचने का सवाल तो है। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। टाइट हो के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।